हेलो डियर स्टूडेंट्स, एसपी एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का, जो मैट्रिसेस चैप्टर की एक्सरसाइज है। तो इसमें हम आज इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा हम जानेंगे कि इन्वर्स ऑफ द जो इस एक्सरसाइज में वो आपको इन्वर्स फाइंड आउट करना है, इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो देखिए इन्वर्स क्या होता है। जैसे कोई नंबर है, जैसे कोई मान लीजिए 5 है, 1/5 लिख दूं तो इसको 5 पावर जो है इसकी -1 लगा सकते हैं। तो ये 5 इन्वर्स हो गया। या 1/a लिख दो तो ये a इन्वर्स। इसी को ये डिवीज़न जो है ना, ये जो मैट्रिक्स चैप्टर है इसके अंदर हम a इन्वर्स ही इसको पढ़ते हैं, ये a इन्वर्स हो जाएगा। तो इसी तरह से हम ये इन्वर्स है, जैसे कि हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन आप में पढ़े होंगे मैट्रिक्स के, मैंने आपको पहले पढ़ाए हुए हैं। एडिशन ऑफ द मैट्रिसेस, डिफरेंसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस। अब यहाँ पे डिवीज़न, तो डिवीज़न ना कह के यहाँ पे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस है। तो इन्वर्स फाइंड आउट करना है मैट्रिक्स का। तो देखिए इन्वर्स जो है फाइंड आउट सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं सभी का ही हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो उसके लिए कंडीशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आज आप देखिए इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, इन्वर्स हम कैसे निकाल सकते हैं। इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स देखिए इसको निकालने के जो मेथड हैं। अच्छा, इन्वर्स देखिए सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर एग्जिस्ट कर रहा है, इफ़ एग्जिस्ट, अदरवाइज नहीं। मैट्रिक्स देखिए इस इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे तो इन्वर्स निकालने के दो तरीके हैं। पहला, फर्स्ट मेथड है आपका कि एलिमेंट्री ऑपरेशन से, एलिमेंट्री ऑपरेशन के थ्रू। और सेकेंड जो है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे डिटर्मिनेंट में, उसमें हम ये इन्वर्स निकालेंगे, इन्वर्स मैट्रिक्स का निकालेंगे। कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है। सपोज मैंने मान लिया कि A एक मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स निकालोगे तो A इन्वर्स उसको बोला जाएगा। इन्वर्स जब आप मैट्रिक्स का निकालोगे तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट A अपॉन डिटर्मिनेंट A। तो ये चीज़ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ये मैं आपको डिटरमिनेंट चैप्टर में कराऊंगा, तो अभी इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, अभी नहीं करूँ, नेक्स्ट चैप्टर में करूंगा इसके बारे में डिस्कस। अभी मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन देखिए क्या होते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशंस। मीन्स एलिमेंट को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ट्रांसफॉर्म मतलब कन्वर्ट करना पड़ता है आपको रो को कॉलम में। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी आप एलिमेंट्री ऑपरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हो ऑपरेशन को। तो यहाँ पे देखो 6 ऑपरेशंस होते हैं, 6 ऑपरेशंस होते हैं। एक तो 3 ऑपरेशन जो होंगे वो रोज़ के लिए होते हैं और 3 कॉलम के लिए होते हैं। 3 ऑपरेशंस जो हैं वो कॉलम के लिए होते हैं। तो टोटल 6 ऑपरेशंस हो गए। अगर 3 ऑपरेशन मतलब 6 ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जो 3 रोज़ के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं और 3 कॉलम्स के। अगर आप रोज़ के समझ गए तो कॉलम्स के आप आसानी से समझ जाओगे। तो देखिए फर्स्ट मैं आपको कंडीशन बता रहा हूँ जो रोज़ के लिए या कॉलम के लिए। फर्स्ट देखिए क्या है पॉइंट, तो दोनों अप्लाई होंगे। मतलब फर्स्ट जो है ये दोनों के लिए है, एक इसका ऑपरेशन हो जाएगा, एक इसका कॉलम का ऑपरेशन हो जाएगा, ऑपरेशंस। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट होता है द इंटरचेंज
इंटरचेंज ऑफ या इंटरचेंजिंग ऑफ या इंटरचेंजिंग आप कह सकते हो, द इंटरचेंज ऑफ एनी 2 rows और 2 column of a matrix, इंटरचेंज ऑफ 2 rows और 2 column ऑफ मैट्रिक्स। कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज़ मैं एक ए मैट्रिक्स ले लेता हूँ 3 1 5 1 2 4 देन -1 3 देन -1, ये एक ए मैट्रिक्स है। इसकी रोज़ कितनी, ये R1 हो जाएगी, ये R2 है, ये R3 है, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अगर हम इसकी रो को इंटरचेंज करते हैं, मान लीजिए कि R2 इंटरचेंज टू R3, R2 इंटरचेंज टू R3, तो हम इस बात को इस तरह भी लिख सकते हैं कि R2 इंटरचेंज टू R3। तो ये साइन इंटरचेंज का है, तो मैट्रिक्स ये निकल के आपकी आ जाएगी इस तरह से। R2 और R3 को इंटरचेंज अगर कर रहे हैं तो R1 एज इट इज़ रहेगा, मीन्स 3 1 -1, देन 5 4 -1। अब ये R2 की जगह आ जाएगी रो, और ये R2 वाली रो R3 की जगह आ जाएगी। 5 4 -1 देन 1 2 3, ठीक। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आ जाएगी। जब हमने इसमें ऑपरेशन ये लगा दिया कि आप 2 रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हो, मैट्रिक्स की कोई भी 2 रो को उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो आपकी ये मैट्रिक्स निकल के आ गई। लेकिन जब ये मैट्रिक्स आगे निकल के, तो अब आप सोचोगे कि ये सब करने की क्या ज़रूरत है। ये सब इसलिए है कि ये कुछ स्टेप्स हैं जिसकी हेल्प से हम इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए कुछ स्टेप्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो आपको बता रहे हैं, तो उसी की तरह से उन स्टेप्स को आप फॉलो करते जाइए, आप इस टॉपिक को समझ जाओगे अच्छे से। तो अभी आप यहीं पे फोकस कीजिए कि आपको जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ वो समझ में आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, एक डाउट और आपको आएगा कि ये मैट्रिक्स और इस मैट्रिक्स, इन दोनों मैट्रिक्स की वैल्यू क्या सेम होगी? तो अब आप देखिए, इसमें जो है रो को हमने इंटरचेंज कर दिया है। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स डिफरेंट हो गई है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स डिफरेंट है, तो इनकी वैल्यू भी डिफरेंट होगी। इसकी कुछ और वैल्यू होगी, इसकी कुछ और वैल्यू होगी। तो इस तरीके से इनकी वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक। ये दो तरह की मैट्रिक्स हो गई। अच्छा, अब कॉलम की अगर बात करें, रो तो हमने इंटरचेंज कर दिए। सपोज अगर हम कॉलम की बात करते हैं, कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए -1 2 3 4 -1 4 देन 8 9 1, ये है। अब इसमें अगर कॉलम की बात करें तो ये C1 कॉलम है, ये C2 है, ये C3 है, आपका थर्ड कॉलम है ये। तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इस तरह से ये एक मैट्रिक्स मैंने कंसीडर कर ली। अब इसमें भी मान लीजिए मुझे चेंज करना है, इसमें एक ऑपरेशन लगाना है आपको कि हमें C1 इंटरचेंज करना है C2, मतलब C1 को C2 की जगह लिखना है और C2 को C1 की जगह लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, C1 और C2 का अगर इंटरचेंज कर रहे हैं तो C3 एज इट इज़ रहेगा, तो 4 -1 4 देन -1 2 3 देन 8 9 1, ये मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो यहाँ भी अगर वही आप क्वेश्चन करो कि इनकी वैल्यू क्या सेम होगी, नहीं, इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होगी और ये दो अलग मैट्रिक्स हो गई हैं, लेकिन इनका यूज़ आगे हमें करना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट ऑपरेशन था कि आप रो में अप्लाई कर सकते हो और कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हो। तो कहाँ किसको अप्लाई करना है, ये आगे जब मैं क्वेश्चन आपको एग्जांपल्स कराऊंगा या कुछ क्वेश्चन एग्जांपल दूंगा, उसको कराऊंगा, तो आप समझ जाओगे कहाँ पे कौन सी चीज़ करनी है।
तो यहाँ पे हमने 2 ऑपरेशन कर लिए, एक रो का कर लिया, एक कॉलम का कर लिया, तो 2 ऑपरेशन आपकी कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ the elements of any row or column of matrix any row or column of a matrix by a non-zero number। कहने का मतलब ये है कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे सपोज इसमें देखो क्या कहा है मैंने, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, किसी भी रो में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर से। नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तो ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा उससे हम किसी भी रो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं या कॉलम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेकेंड रूल हमारा यही कहता है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि ए एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 3 4 1 2 -1 6 देन 8 9 1। अब इसमें ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक, ये 3 रोज़ हैं। अब इनमें अगर हमें ऑपरेशन लगाना है, मान लीजिए कि हमें R2 को R2 को हमें चेंज करना है, R2 को हमें किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर, एक किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, या कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगी आपको मल्टीप्लाई करने की, तो इसलिए ये प्रॉपर्टी है आपकी। तो R2 को हम इंटरचेंज कर रहे हैं, मान लीजिए कि 3R2 करना है, तो ये मैट्रिक्स आपकी निकल के आ जाएगी इस तरह से। अगर हम R2 को 3R2 से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं R2 में, तो R1 और R3 एज इट इज़ रहेंगी, 3 2 8 देन 1 6 1। R2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 12, देन -3, देन 3 9 जा 27। तो ये मैट्रिक्स आपकी निकल के आ जाएगी। जब आप ये ऑपरेशन इसमें लगा दोगे तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये तो आपका सेकेंड रूल है। और इसमें अगर कॉलम में करना है, कॉलम में से सपोज बी, ये एक इसी को मान लेते हैं, ये एक C1 है, ये कॉलम ये C2 है, ये C3 है, ये आपके कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकेंड थर्ड कॉलम। और हमें C3 को रिप्लेस करना है, किससे रिप्लेस करना है, मान लीजिए कि 4C3 से रिप्लेस करना है, 4C3 रिप्लेस कर रहा है, तो ये वाली जो मैट्रिक्स आ जाएगी आपकी निकल के क्या आ जाएगी, C3 को रिप्लेस करना है तो C1 और C2 एज इट इज़ रहेंगे, तो 3 4 1 2 -1 6 ये हो जाएगा। और 4 से मल्टीप्लाई C3 में होगा तो कितना हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 4 9 जा 36, देन 4 1 जा 4। ये मैट्रिक्स आपकी निकल के आ जाएगी। तो आपका एक कॉलम का, एक रो का ऑपरेशन और एक कॉलम का ऑपरेशन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो आपके देखिए 2 ऑपरेशन यहाँ से कंप्लीट हो गए, 2 ऑपरेशन जो पिछली वाली प्रॉपर्टी थी उससे हो गए, तो 4 ऑपरेशन आपके कंप्लीट हो गए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहती है, थर्ड क्या कहती है, द एडिशन टू द
एलिमेंट, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। ठीक, द एडिशन टू द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, मतलब किसी भी रो या कॉलम में जो हम ऐड क्या करेंगे, देखिए द करस्पॉन्डिंग elements of any other row or column, multiplied by unknown zero नंबर। कहने का मतलब ये है कि जो है ए मैट्रिक्स, सपोज मान लीजिए 4 1 3 देन 1 2 3 देन मान लीजिए -3 है ये, देन -2 3 देन 4, ये ए मैट्रिक्स है। तो कहने का मतलब है कि ऐड कर सकते हैं, ओके, एडिशन और ऐड कर सकते हो, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो एडिशन का मतलब यही है कि साइन आपका चेंज नहीं होगा। जैसे अगर कोई वैल्यू माइनस की है, R1 को रिप्लेस, ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये रो में हम लगा रहे हैं R2 R3, R2 को हमें रिप्लेस करना है। कैसे रिप्लेस करना है? R2 में हमें प्लस करना है, प्लस करना है 2 R1 से। R2 को रिप्लेस करना है R2 प्लस 2 R1 से। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या बन के आ जाएगी? अगर हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं तो R1 और R3 एज इट इज़ रहेंगी। देखिए R1 -2 देन 3 -3 देन 4, ये R1 और R3 एज इट इज़। देन R2, अगर हम R2 की बात करें तो R2 क्या हो जाएगा? R2 आपका 1 है, यहाँ पे इसके देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे आएगा, तो R2 आपका 1 है। देखिए यहाँ पे मैं एलिमेंट आपको निकाल के दिखा देता हूँ किस तरीके से। जैसे हमें R2 का एलिमेंट्स चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है? 1 R2, देन उसके बाद क्या है? प्लस, देन 2। अब R1 का एलिमेंट क्या है इसकी करस्पॉन्डेंस में? 4 × 4, तो क्या हो गया? 1 + 8, ये 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 9। अब अगर हम R2 को रिप्लेस कर रहे हैं यहाँ पे, ये नेक्स्ट हमें एलिमेंट ये भी करना पड़ेगा, तो कैसे होगा ये? तो R2 की जगह ये R2 का एलिमेंट, उसके बाद प्लस, देन 2 R1 मीन्स 1, तो 2 + 2 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। इसी तरह से उधर भी करेंगे। तो देखिए R2 का एलिमेंट 3, इसके करस्पॉन्डेंस में ये देखिए 2, इसके करस्पॉन्डेंस में क्या एलिमेंट है? -2, तो 3 -4 -1, तो ये वैल्यू -1। तो आपने देखा कि अगर हम ये ऑपरेशन यहाँ पे लगा रहे हैं, इस तरह से ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो हमारी मैट्रिक्स ये आ जाती है। इस तरीके से ये आ जाएगी ट्रांसफॉर्म होके। तो आपने देखा कि रो में हम किस तरीके से ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से मैं कॉलम में भी आपको बताता हूँ। मान लीजिए B एक मैट्रिक्स है, 4 -1 देन -6 -2 देन 3 1 4 0 1, ये इसको मान लेते हैं 2 सपोज, ठीक। B एक मैट्रिक्स है और ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये आपका थर्ड कॉलम है, और हमें रिप्लेस करना है C3 को रिप्लेस करना है C3 माइनस या प्लस माइनस। सपोज अगर आप देखिए यहाँ पे कंडीशन देखिए, मैंने एडिशन लिखा हुआ है, तो प्लस
यहाँ पे -2C1 हो सकता है, या कुछ इस तरह से आप लगा सकते हो। तो हम सीधा सीधा यही कर लेते हैं कि -2C1, ठीक है। ये चीज़ भी मैं आपको बता दूं, -2C1 ये भी कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, या माइनस भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, C3 - 2C1 क्या करना पड़ेगा। तो आप यहाँ देख लीजिए, एडिशन लगा के मैं बता देता हूँ। एडिशन देखिए, C3 को रिप्लेस किया, C3 + 2C1, C3 + 2C1, 3 को हम रिप्लेस कर रहे हैं C3 + 2C1 से। अगर हम इस तरीके से ये ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो मैट्रिक्स क्या बनेगी हमारी, तो हमारी ये B मैट्रिक्स जो बनेगी ये आपकी निकल के आ जाएगी। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि C3 को अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं तो C1 और C2 एज इट इज़ रहेंगी, तो 4 - 1 देन -6, C1 और C2 -2 3 1। अब C3 कितना है, 4, और C1 कितना है इसकी करस्पॉन्डेंस में, 4, तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह आप 4 लिखोगे, C3 की जगह यहाँ पे 4 लिखोगे, प्लस 2 C1 की जगह 4, तो कितना आ गया, 4 × 2 = 8, 8 + 4 12, तो यहाँ पे वैल्यू 12 आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ भी C3 यहाँ पे कितना है, 0, C3 0, देन प्लस 2 C1 का मतलब -1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसी तरह से यहाँ भी C3 कितना है, 2, C3 कितना, 2, यहाँ पे कर लेते हैं, C3 कितना है, 2, और प्लस 2 C1 कितना है, -6, तो 2 - 12 - 10, तो ये वैल्यू आ जाएगी -10। तो ये मैट्रिक्स आपकी निकल के आ गई। जब हमने ये ऑपरेशन C3 को रिप्लेस किया, C3 को जब रिप्लेस किया तो हमारी ये मैट्रिक्स निकल के आ गई। तो एक ऑपरेशन आपने रो के बारे में पढ़ा और इसमें एक कॉलम के बारे में पढ़ा, तो इसमें 2 ऑपरेशन हो गए। तो पिछले हमने 4 ऑपरेशन पढ़े हुए हैं और इसमें 2, तो 6 ऑपरेशन आपके कंप्लीट हो गए। अब हम आगे आपको बताते हैं, आगे देखिए एक, तो यही ऑपरेशन देखिए आपके इसमें इन्वर्स फाइंड आउट करने में यही हेल्प करेंगे। तो इसमें यही ऑपरेशन मैं अप्लाई करूँगा जिससे कि इन्वर्स निकलेगा मैट्रिक्स का। आगे मैं आपको टॉपिक एक और बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है इसके लिए, इन्वर्स फाइंड आउट, वो भी समझना आपको ज़रूरी है। देखिए कैसे, नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ये भी एक टॉपिक है आपका जो आता है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ठीक, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, तो ये भी आपको आना चाहिए। देखिए इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कि इन्वर्स में आप जब इन्वर्स आप निकाल रहे हो, जैसे सपोज़ आप कभी पूछ दिया जाता है 2 मार्क्स का कि ये मैट्रिक्स जो है आपकी, ये दोनों इन्वर्टिबल हैं कि नहीं, मतलब एक दूसरे की इन्वर्स है नहीं। एग्जांपल देके मैं आपको बताता हूँ तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज़ मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है, मान लीजिए कि ये एक मैट्रिक्स है B, देन ये मैट्रिक्स, कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती हैं जिनका जो है मल्टीप्लाई, अब यहाँ उनको ही हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आप कोई भी 2×2 की मैट्रिक्स ले लोगे और वो सभी इन्वर्टिबल होंगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आपकी देखिए एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए
ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, ये फॉलो होना चाहिए आपका। अगर ये फॉलो हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। आई यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, हम चेक करके देख लेते हैं। ए बी का हम अगर मल्टीप्लाई करें यहाँ पे 2 1 3 2, देन 2 -1 -3 2। अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देन 2 2 जा 4, देन -3। इसके बाद फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई तो -6, देन 3 2 जा 6, ये हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देन 2 2, देन -2, देन -3, देन +4। अब हम इसकी वैल्यू देखें तो 1 0 0 1, ये आ गई। अब यहाँ भी अगर हम ये बी ए फाइंड आउट करते हैं, बी ए फाइंड आउट करते हैं तो बी ए में क्या है, बी का ए में मल्टीप्लाई करेंगे 2 -1 -3 2, देन 2 1 3 2, इस तरह से हम लिखेंगे। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाए 2 2 जा 4, देन -3 आ जाएगा। देन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई, देन 2 3 जा 6, देन -6, देन सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई, देन -2 +2, देन सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में तो -3, देन +4, ये वैल्यू आ जाएगी 1 0 0 1, ये आ गई। तो ए बी हमने निकाला और बी ए निकाला, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही हैं। तो हर केस में ऐसा नहीं होता है, मैंने आपको बताया कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए होगा। अगर है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आई, आई आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैंने मल्टीप्लिकेशन में आपको बताया था कि ये जो है इक्वल नहीं होता है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। अगर कोई दो स्पेशल मैट्रिक्स हैं ए एंड बी और उनकी जो मैट्रिक्स आ रही मल्टीप्लिकेशन से वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ए बी जो है मीन्स ए जो ए इज़ द इन्वर्स ऑफ ए इज़, तो हम ये कह सकते हैं ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी, ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी, मतलब कहने का ये है बी की ये ए इन्वर्स, बी की जो वैल्यू होगी वो ए इन्वर्स होगी, ए इज़ इन्वर्स ऑफ बी एंड बी इज़ इन्वर्स ऑफ इन्वर्स, बी इज़ इन्वर्स ऑफ ए। कहने का मतलब ये है कि ए जो होगी वो बी इन्वर्स। तब हम कह सकते हैं अगर ये आइडेंटिटी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हम ये कंडीशन कह सकते हैं। तो यहाँ पे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की बात हो रही है। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस का मतलब यही है कि दोनों मैट्रिक्स जो होंगी वो एक दूसरे की इन्वर्स होती हैं। तो यही था इसमें कि मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n। कंक्लूजन यही है कि कोई भी मैट्रिक्स है, सपोज़ एक मैट्रिक्स है, सपोज़ मान लीजिए ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर m/n है, एक दूसरी मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर m/n है। ये दोनों मैट्रिसेस जो हैं, ये दोनों मैट्रिसेस तभी इन्वर्टिबल होंगी जब इनका जो प्रोडक्ट है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होगा। तो यही एक चीज़ मुझे आपको बतानी थी। अच्छा, जैसे यहाँ से अगर ये कंडीशन यहाँ पे हो रही है तो हम इस तरह भी कर सकते हैं ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आई। तो यहाँ से देखिए अगर हम इन दोनों को लेते हैं, मीन्स अगर आप इस तरह से लेते हो कि ए बी
इज़ इक्वल टू आई, देन बी इज़ इक्वल टू आई अपॉन ए लिख सकते हो। तो ए इनवर्स अगर आप इन दोनों को लेते हो तो क्या हो जाएगा, बी ए इज़ इक्वल टू आई, देन ए इज़ इक्वल टू आई अपॉन बी, मतलब बी इनवर्स। तो तभी ये कंडीशन हमने ये इसके अकॉर्डिंग ही हम ये कंडीशन मैंने लिखी है। तो आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा इन्वर्टिबल मैट्रिसेस क्या कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और, जैसे थर्ड जो एक थ्योरम है कि यूनिकनेस, आपकी जैसे यूनिकनेस ऑफ मैट्रिसेस, यूनिकनेस ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मैट्रिक्स की बात करूं मैं, एक सिंगल मैट्रिक्स मान लो, यूनिकनेस ऑफ द मैट्रिसेस, किसी भी मैट्रिक्स का जब आप इन्वर्स निकालोगे, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालोगे तो उसका एक सिंगल उसका एक इन्वर्स निकलेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ और निकाला और दूसरे बच्चे ने उसने जो सॉल्व किया उसका कुछ और आंसर आ रहा। जो आंसर आपका आ रहा है इन्वर्स उस मैट्रिक्स का निकालने पे, वही आंसर उसका उस बच्चे का भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक यूनिक आपका सॉल्यूशन आता है जब इन्वर्स निकालते हैं किसी भी मैट्रिक्स का। तो आप आई थिंक ये समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और नेक्स्ट, अगर दो मैट्रिसेस जैसे ए एंड बी अगर ये इन्वर्टिबल हैं मतलब एक दूसरे की इन्वर्स हैं, तो हम एक कंक्लूज़न और लिख सकते हैं, एक प्रॉपर्टी और है हमारी। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी इज़ इक्वल टू, ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये होता है। अगर ए बी, अगर ये कंडीशन है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए इज़ इक्वल टू आई, अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो उस केस में इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, तो उस केस में हम ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि ए बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, ये। अच्छा, इसका प्रूफ भी आता है, एक प्रूफ भी आ जाता है, कभी कभी पूछ देते हैं। तो इसका अगर हमें प्रूफ निकालना है तो आप देखिए इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ये लिख सकते हैं। ए बी इंटू ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू आई, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ए बी और ये इन्वर्स को अगर हम लिखना चाहें 1 अपॉन ए बी तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 मतलब आई होता है, लिख सकते हैं। तो हमने यही लिख दिया। तो यहाँ पे हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं कि प्री मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स बोथ साइड। अगर हम इसमें ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए कि ए इनवर्स से हमने मल्टीप्लाई किया तो इधर भी ए इनवर्स ही आएगा। अगर हम इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स इससे पहले, तो यहाँ भी इससे पहले आएगा। अब देखिए ए इनवर्स और ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई, अब ये वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, ये 1 होगी, 1 होगी, और 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई इंटू बी ए बी इनवर्स ए इनवर्स आई। अब आई का मतलब 1 है, अगर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही आएगा, और आई का जब इसके साथ करोगे तो ये एज इट इज़ वैल्यू आएगी। ये कंडीशन आ गई। अब इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसमें मान लीजिए हमने ए इनवर्स का एक बार मल्टीप्लाई किया, अब एक बार बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स, मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स बोथ साइड, तो बी इनवर्स ए बी
इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 हो जाएगी और 1 की जगह हम आई लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम आई लिख सकते हैं। तो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। अगर हम 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आपका प्रूफ है इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इम्पॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देते हैं, लेकिन जो है आपको आना चाहिए। तो ये तभी के होगा जब दो मैट्रिसेस आपकी इन्वर्टिबल होंगी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए, अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सपोज़ आगे हम इन्वर्स निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो इन्वर्स निकालने के लिए सपोज़ मान लीजिए x इज इक्वल टू ए बी। ए एक यहाँ पे इस तरीके से मैट्रिक्स होगी, x a एंड b, ये मैट्रिसेस है। ये मैट्रिसेस x एक मैट्रिक्स है और ए बी और b ये दोनों, ये मतलब x एंड b, x a एंड b आर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये भी आप समझ लीजिए, आगे जो अभी इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो x मैट्रिसेस जो होगी वो आपकी, x जो मैट्रिक्स होगी आपकी, ये इस तरह से एक मैट्रिक्स है मान लीजिए, और a एक मैट्रिक्स है आपकी b। अब b एक मैट्रिक्स ये इस तरह से हो जाएगी। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ आगे। ये इस तरह से मैट्रिक्स आप लिखेंगे, a इज़ इक्वल टू a आई a, इस तरीके से होता है। a इज़ इक्वल टू आई a, तो इससे तो कुछ ये मैट्रिक्स जो है आपकी a इज़ इक्वल टू आई a। अब यहाँ पे जैसे i का अगर मल्टीप्लाई a के साथ करोगे, i तो 1 है, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, ठीक। अब यहाँ पे a एक मैट्रिक्स होगी जो आपको गिवन होगी कि आप इस मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालिए, तो वो मैट्रिक्स आपको यहाँ पे लिखनी है, और i मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे आ जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो भी ऑर्डर ये होगा उसी ऑर्डर की हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, और a इधर रहेगा। तो इस मैट्रिक्स को हमें बनाना है i, और ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी। अब ये मैट्रिक्स मान लीजिए सपोज़ B बन गई, और ये आपका A रहा। आई ये कैसे बनेगी, वही जो ऑपरेशन मैंने आपको 6 ऑपरेशंस बताए वो ऑपरेशन इसमें हम लगाएंगे। जैसे सपोज़ मान लीजिए कि x इज़ इक्वल टू 4 है, ठीक, x इज़ इक्वल टू 4। अगर हम इसमें इस इक्वेशन में लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम कुछ जोड़ देते, ऐड कर देते हैं, और राइट हैंड साइड में भी कुछ ऐड कर देते हैं, तो कुछ फ़र्क पड़ा? कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कितना भी आप लेफ़्ट हैंड साइड में, कितना भी राइट हैंड साइड में आप ऐड करिए तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू उसकी वही रहेगी एज इट इज़। तो यहाँ भी वही हम करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड में जो ऑपरेशन हमें इसमें लगाना है, इसको टारगेट लेके चलेंगे। इसको हमें किसी भी तरह से आई बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसमें जो ऑपरेशन लगाएंगे वही वाले ऑपरेशन हम इसमें लगाएंगे, वही ऑपरेशन इसमें लगाएंगे, इस साइड भी। अगर हम यहाँ R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं तो यहाँ भी R1 और R2 को इंटरचेंज करेंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो चेंज हो रहा है वही राइट हैंड साइड में भी चेंज हो रहा है। तो इस इक्वेशन पे इस पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहेगी। और ये हमें लास्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे जब आ जाएगी, आपकी आई बन जाएगी, तो आप ये इसको हम इस तरह से, ये बी बन गई मैट्रिक्स, ये बी मैट्रिक्स बन गई, और हमें लाना है, ये बी मैट्रिक्स बन गई तो ए यहाँ पे अपॉन में आएगा, और ये हो जाएगा ए इनवर्स बी। तो जो ए इनवर्स हम निकालेंगे, जो भी ए इनवर्स, तो बी की जो वैल्यू होगी यहाँ पे वही हमारा आंसर हो जाएगा।
ए इनवर्स ये। और ये हम इक्वेशन कब लेते हैं, ये कब लेते हैं, जब एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाएंगे। रो में जो ऑपरेशन लगाएंगे तब हम इसका यूज़ करेंगे, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। और कॉलम ऑपरेशन में अगर लगाना है कॉलम में, तो A इज़ इक्वल टू ए आई, हम इस तरीके से लगाते हैं। तो ये मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, ये एज इट इज़, इसको हम चेंज करेंगे, उसके बाद ये आई बन जाएगी और ये बी बन जाएगी, और यहाँ से हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो हम लगाएंगे उसमें हम अप्लाई करते हैं ए इज़ इक्वल टू ए आई। तो ज़्यादातर हम क्वेश्चन में एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही यूज़ करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा आसान पड़ता है आप करने के लिए, तो ये भी कर सकते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी बता दूंगा कॉलम ऑपरेशन पे लगाना आपको यही है। अगर आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन से ये क्वेश्चन करो, तभी आपको करना है, अदरवाइज़ आप रो ऑपरेशन ही अप्लाई कीजिए। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे। इसमें एक्सरसाइज 3.4 करने से पहले आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स ये आने चाहिए थे, जो मैंने अभी आप डिस्कस किया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 स्टार्ट करेंगे।